तो चलिए आज ब्रिटिश इंडिया की उन पॉलिसीज की बात करते हैं जिन्होंने जमीन से सिर्फ टैक्स ही नहीं बल्कि कह सकते हैं कि लाखों किसानों का फ्यूचर ही निचोड़ लिया। ये कहानी है अंग्रेजों की लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज की। एक ऐसी कहानी जिसने इंडियन एग्रीकल्चर का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हाँ, मानता हूं कि टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन मोहित सर ने ये समझना बहुत आसान कर दिया है। ये जो लाइन है ना, बस यही हमारा प्रॉमिस है। हम इसको बिल्कुल सिंपल बना देंगे। तो चलिए मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये अंग्रेज जमीन के टैक्स को लेकर इतने ऑब्सेस्ड क्यों थे? मतलब आए तो ट्रेड करने थे, व्यापारी थे, फिर अचानक से ये जमींदार कैसे बन बैठे? क्या रीजन था इसके पीछे? देखिए, इसका जवाब ना ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रांसफॉर्मेशन में छुपा है। वो अब सिर्फ एक ट्रेडर्स का ग्रुप नहीं रह गए थे, वो बन चुके थे रूलर्स। और भाई, हर रूलर को अपना राज चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा। सिंपल। चलिए इस बदलाव को इस टाइमलाइन से समझते हैं। देखिए, 1757 में हुई बैटल ऑफ प्लासी, इससे उनके हाथ में आई पॉलिटिकल पावर। फिर 1765 में उन्हें मिल गए बंगाल, बिहार और ओडिशा के दीवानी राइट्स, मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करने का लीगल हक। बस यही था गेम चेंजर। अपनी इनकम को सिक्योर और ऑफ कोर्स मैक्सिमाइज करने के लिए उन्होंने इंडिया की जमीन पर एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिया। तो आसान भाषा में कहें तो उनका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। ट्रेड को फाइनेंस करना था, अपनी लड़ाइयों का खर्चा उठाना था और इंडिया में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन रन करना था। और इन सब के लिए पैसा, वो आना था इंडिया की जमीन से। अब ऐसा नहीं था कि अंग्रेजों के पास कोई वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला था। नहीं, उन्होंने इंडिया की जमीन पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए। मकसद एक ही था, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू निकालना। बस तरीके अलग अलग आजमाए गए। तो अपनी इस रेवेन्यू की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो 3 बड़े सिस्टम्स लेकर आए। पहला परमानेंट सेटलमेंट, दूसरा रयोतवारी सिस्टम और तीसरा महालवारी सिस्टम। चलिए अब एक एक करके इन तीनों को आराम से समझते हैं। ठीक है, तो अब इन 3 सिस्टम्स की गहराई में चलते हैं। देखते हैं कि ये आखिर जमींदार, रैयत यानी किसान और महल यानी पूरे गांव के लेवल पर काम कैसे करते थे। सबसे पहले परमानेंट सेटलमेंट, जो 1793 में आया। इस सिस्टम में लैंड रेवेन्यू हमेशा के लिए परमानेंटली फिक्स कर दिया गया और जमींदार जो पहले सिर्फ टैक्स कलेक्टर थे, उन्हें अब जमीन का मालिक बना दिया गया। अब उनकी जिम्मेदारी थी कि वो टैक्स कलेक्ट करें और सरकार तक पहुंचाएं। इस सिस्टम को लाने वाले थे लॉर्ड कॉर्नवालिस और उनका आइडिया एक नया पावर स्ट्रक्चर बनाने का था। सोचिए, एक पिरामिड, सबसे ऊपर ब्रिटिश सरकार, बीच में उनके लॉयल जमींदार और सबसे नीचे बेचारा किसान। इस सिस्टम ने सरकार और किसान के बीच में जमींदारों की एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसे तोड़ना मुश्किल था। ओके, नेक्स्ट है रैयतवारी सिस्टम। रैयत का मतलब ही होता है किसान। तो इस सिस्टम में सरकार ने बीच के मिडलमैन यानी जमींदारों को हटा दिया। अब सेटलमेंट सीधा किसान के साथ था। और हां, इसमें किसान को ही उसकी जमीन का मालिक माना गया। सर थॉमस मुनरो इसके बहुत बड़े सपोर्टर थे। उन्हें लगा कि मिडलमैन को हटाना किसान के लिए आखिरकार बेहतर होगा। अब सरकार और किसान के बीच कोई नहीं था, एक डायरेक्ट कनेक्शन। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये डायरेक्ट कनेक्शन सच में किसान के लिए फायदेमंद था? हाँ, इसका जवाब थोड़ी देर में मिलेगा। और फिर आता है तीसरा सिस्टम, महलवारी सिस्टम। इसको आप एक हाइब्रिड या कह लो कि मिक्स एंड मैच सिस्टम मान सकते हैं। यहां जमीन को महल में बांटा गया। अब यह महल एक गांव भी हो सकता था या कुछ गांव का ग्रुप भी, और पूरे महल की तरफ से टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी विलेज हेडमैन यानी मुखिया की थी। ये आइडिया था होल्ट मैकेंजी का। इसमें टैक्स की जिम्मेदारी किसी एक इंसान पर नहीं बल्कि पूरे गांव पर कलेक्टिवली डाल दी गई थी। सरकार डील करती थी मुखिया से और मुखिया टैक्स इकट्ठा करता था बाकी किसानों से। टीम वर्क, पर ब्रिटिश सरकार के लिए। अच्छा, चलिए अब इन तीनों को एक साथ साइड बाय साइड रखते हैं। देखिए, परमानेंट सेटलमेंट में डील हुई जमींदार से, रैयतवारी में सीधा किसान से और महालवारी में पूरी विलेज कम्युनिटी से। ओनरशिप राइट्स की बात करें तो पहले में जमींदार मालिक था, बाकी दोनों में किसान। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक फर्क था रेवेन्यू रेट में। परमानेंट सेटलमेंट में टैक्स परमानेंट था, आगे बढ़ नहीं सकता था, लेकिन रैयतवारी और महालवारी में सरकार उसे टाइम टू टाइम रिवाइज कर सकती थी, और रिवाइज करने का मतलब 99% ऑफ द टाइम बढ़ाना ही होता था। तो ये तो हो गई पॉलिसीज की बात।
कागज पर सब ठीक लगता है ना? लेकिन जमीन पर, असली किसानों की जिंदगी पर इसका क्या असर हुआ? चलिए अब उसकी असलियत देखते हैं। जरा ये नंबर देखिए, 60%, 60%। रैयतवारी सिस्टम जिसे किसानों के लिए बेहतर बताया जा रहा था, उसमें टैक्स रेट ड्राई लैंड पर 50% और सिंचित जमीन पर 60% तक चला जाता था। मतलब किसान जो भी उगा रहा है उसकी आधी से ज्यादा मेहनत सीधे सरकार के खजाने में। सोच कर देखिए। तो आम हिंदुस्तानी किसान के लिए इन पॉलिसीज का मतलब क्या निकला? सिर्फ 3 चीजें: कर्ज, बेदखली और लाचारी। ये सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसीज नहीं थी, ये लाखों जिंदगियों को बर्बाद करने वाला एक सिलसिला बन गई थी। इन पॉलिसीज ने ना एक बहुत ही जहरीला चेन रिएक्शन शुरू किया। सबसे पहले जमीन जो माँ होती थी वो अब बाजार में बिकने वाली एक चीज, एक कमोडिटी बन गई। फिर अंग्रेजों को टैक्स चाहिए था सिर्फ कैश में। इसके लिए किसान मजबूर हो गया साहूकार से कर्ज लेने के लिए। अब धीरे धीरे गांव का सबसे पावरफुल आदमी बन गया साहूकार, जो कर्ज ना चुका पाने पर किसान की जमीन हड़प लेता था। पेट पालने के लिए किसानों को फूड क्रॉप्स छोड़कर इंडिगो और कॉटन जैसी कैश क्रॉप्स उगानी पड़ी, जिससे अकाल का खतरा और बढ़ गया। और इस सब का एंड रिजल्ट, किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर बनकर रह गया और गांव का जो सदियों पुराना स्ट्रक्चर था वो टूटकर बिखर गया। तो सवाल यह है कि इन पॉलिसीज की लेगेसी क्या है? इस कॉलोनियल पॉलिसी की परछाई आज भी कितनी लंबी है? क्या वो अभी भी हमारे साथ है? इसका नतीजा एक शब्द में: स्टैग्नेशन, ठहराव, सदियों का ठहराव। अंग्रेजों ने एग्रीकल्चर से सिर्फ लिया, उसमें इन्वेस्ट ऑलमोस्ट जीरो किया। इसका असर यह हुआ कि इंडियन एग्रीकल्चर बस पीछे और पीछे जाती रही। और ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा, ये नंबर्स हैं। 1891 से 1947 के बीच इंडिया की पॉपुलेशन 0.67% के रेट से बढ़ रही थी, लेकिन फूड ग्रेन प्रोडक्शन सिर्फ 0.11%। इसका मतलब सीधा और बहुत डरावना है, हर साल खाने वाले लोग बढ़ रहे थे लेकिन खाना नहीं बढ़ रहा था। तो आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। आज जो हम इंडिया में एग्रेरियन क्राइसिस देखते हैं, किसानों की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनमें इस कॉलोनियल पास्ट का, इस अतीत का कितना बड़ा हाथ है? क्या हम आज भी अनजाने में ही सही उसी अतीत के भूत से लड़ रहे हैं? इस पर सोचना जरूरी है।